नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है क्षत्रपों की ताकत, भारी कोटा सियासत की तैयारी। तो क्या अभी भी कांग्रेस में क्षत्रपों की ताकत भारी है और जो कोटा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं नजर आता है? कई बड़े सवाल हैं, लेकिन पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और उसके बाद डिबेट की तरफ। मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए कांग्रेस हाईकमान ने भले ही ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट को आधार बनाने की बात कही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जीतू पटवारी से लेकर उमंग सिंघार तक तमाम क्षेत्रीय क्षत्रप अपने अपने जिलों में पसंदीदा चेहरों को बैठाने की जुगत में हैं। दिल्ली में नेताओं से अलग अलग राय लेने का सिलसिला शुरू हो रहा है। 22 जुलाई को जीतू पटवारी दिल्ली पहुंचेंगे। 23 को उमंग सिंघार की भी दिल्ली यात्रा तय है। जिला अध्यक्षों की इस रेस पर अब बीजेपी ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस के कोटा सिस्टम पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, यहाँ काबिलियत नहीं, कोटा चाहिए। लोकतंत्र जाए भाड़ में, यहाँ नेता तंत्र चलेगा। तो लोकेंद्र पाराशर ने राहुल गांधी के घोड़े वाले बयान से जोड़कर मजेदार तंज कसा। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ कैसे बनाना, ये बात पीछे चली गई है। अब तो उनको ये बताना है कि कौन से अस्तबल में कौन प्रमुख होगा, कौन से घोड़े कहाँ रहेंगे, लंगड़े घोड़े कहाँ रहेंगे, दौड़ने वाले घोड़े कहाँ रहेंगे, बारात वाले घोड़े कहाँ रहेंगे। और किसकी बारात की बात कर रहे हैं? खुद की बारात नहीं निकल पाई अभी तक, लेकिन बारात वाले घोड़े तो उन्होंने तलाशी लिए हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस की तो फजीयत शुरू हो गई है। जहाँ घुड़साल होती है उसको अपन अस्तबल बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस का बल ही अस्त हो चुका है। कांग्रेस ने भी पलटवार में बीजेपी को उसके पर्ची सिस्टम की याद दिलाई। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी के पर्ची सिस्टम के सहारे उसको अपना घर संभालने की नसीहत दे डाली। बीजेपी में कौन साध रहा है निशान जो खुद पर्ची से बने हैं, और पर्चियों से जिनकी जो है साल भर लग गया पर्चियां बनाते बनाते, बटोरते बटोरते। किसी सांसद की पर्ची पे, विधायक की पर्ची पे, हल्लू लाल की पर्ची पे, कल्लू लाल की पर्ची। ऐसे तो तुम्हारी जो है कमेटी बनी, जिला अध्यक्ष बने, अब कांग्रेस को सिखा रहे हो। बड़े सिद्धांतों की बात करते हैं। जीतू पटवारी इंदौर, देवास, उज्जैन, सीहोर, भोपाल, नीमच, मंदसौर। उमंग सिंघार धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन। कमलनाथ छिंदवाड़ा समेत पूरा महाकौशल। दिग्विजय सिंह राजगढ़, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर संभाग। अगर सारी कवायद ठीक चली तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को अगस्त के पहले हफ्ते में नए अध्यक्ष मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, उससे लगता है कि कांग्रेस में क्षत्रपों की ताकत अब भी भारी है। शायद इसी के चलते अध्यक्षों के चयन में फिर से कोटा सिस्टम की तैयारी है। तो अगर ये हालात हैं कांग्रेस के, तो फिर तो कठिनाइयां बहुत हो सकती हैं, क्योंकि अगर क्षत्रपों का ये सिस्टम जिलाध्यक्षों के चयन में भारी पड़ा तो फिर 9 दिन चले 2.5 कोस, कोई फायदा नहीं है। रास्ता आपने भले ही बेहतरीन और शॉर्टकट से अलग हटके एक अच्छा रास्ता चुना, लेकिन ये मुश्किल में डालेगा। हमारे सवाल देख लीजिए, क्या कांग्रेस में फिर काबिलियत की जगह कोटा सिस्टम चलने वाला है? क्या क्षत्रप कल्चर कांग्रेस के पुनर्गठन में सबसे बड़ी बाधा है? अगस्त में आ रही जिलाध्यक्षों की सूची हाईकमान की होगी या क्षत्रपों की? ये भी बड़ा सवाल है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन। काफ़ी दिनों बाद स्टूडियो में उनसे मुलाकात हो रही है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वर्चुअल है और रियल है। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी बहुत स्वागत है सर। और ये भी एक अच्छा संयोग है कि आज उज्जैन का प्रतिनिधित्व दोनों हमारे प्रवक्ताओं में है। यहाँ राजपाल जी हैं तो नूरी खान मेरे ख्याल से उज्जैन से हैं, उनका भी बहुत इस्तकबाल, उनका भी बहुत स्वागत। दिनेश जी, सबसे पहले समझाइए कि कांग्रेस अगर कहीं अटकती है तो यहीं अटकती है। क्या आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये मामला तो फिर कहीं ना कहीं क्षत्रपों की पसंद और नापसंद की तरफ जा रहा है। इज इट ट्रू सर? नहीं, देखिए, बड़ा स्वाभाविक सा कांग्रेस के भीतर है। कोई भी प्रक्रिया अपनाएंगे, वहाँ
नेताओं की जो छत्रप जिसे कहते हैं, बड़े नेता जो हैं, उनकी राय को वहाँ दरकिनार नहीं किया। जी और चूंकि इतने सालों में जिन लोगों ने राजनीति की है तो उनकी एक फॉलोइंग है। वो हर नेता चाहता है कि उसके इलाके में कम से कम जो भी जिला अध्यक्ष बने वो उनकी पसंद से बने, जिसे हम कहते हैं कि गुटबाजी भी कहते हैं, जो छत्रप जिसकी जो चॉइस होती है उसमें गुटबाजी भी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की राय नहीं ली जाती, लेकिन उनकी प्रक्रिया अलग है। वो करते हैं। आप देखिए वहाँ भी तो जब उन्होंने जिला अध्यक्ष बने थे तो क्या हुआ था इस बार, ग्वालियर में जिस तरह की चर्चा हुई, विदिशा में जिस तरह की चर्चा हुई, तो आप कोई भी राजनीतिक दल इनसे मुक्त नहीं हो सकता। नहीं है। केवल संदेश देने की बात है, आप किस तरह का मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच दे रहे हैं। बीजेपी में वो उतना टॉक्सिक नहीं हो पाता कि वो संगठन को और चयन प्रणाली को पूरी तरह प्रदूषित कर दे। देखिए वो कांग्रेस पार्टी की कोई एक लिस्ट तो है नहीं कार्यकर्ताओं की, और उसकी आप किसी को भी कह सकते हैं ये कांग्रेस नेता है। भारतीय जनता पार्टी में आप किसी भी नेता को भाजपा का नेता का ठप्पा नहीं लगा सकते। तो इसलिए वहाँ गुटबाजी को आपको हवा देने में बड़ी आसानी होती है। भारतीय जनता पार्टी काडर वाली पार्टी है, तो इसलिए वहाँ ये कहते हैं कि हमने नाराजगी जो है उसको डाइल्यूट कर लिया है। जी तो बिल्कुल ठीक है। ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की कि है तो हर तरफ, लेकिन वही बात है कि बीजेपी उसको एक स्तर के बाद उसका आप कह लीजिए जो भी उसका पोल्यूशन एलिमेंट है उसको वो फिल्टर करने की पुरजोर कोशिश करती है। अब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन ही इतना लंबा चल रहा है, इसको लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं, लेकिन बीजेपी इसको मैनेज कर लेगी। इसको ये यहाँ नहीं जाने देगी कि जो दावेदार हैं उनके समर्थक नारेबाजी करने लगे, राष्ट्रीय कार्यालय के सामने खड़े हो गए, अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस चूंकि आंदोलन की पार्टी है तो वहाँ ये चीज़ें वहाँ चली जाती हैं, मतलब आप कह सकते हैं पटरी पे चलते चलते पटरी से अलग भी हो जाती है। राजपाल जी देखिए, पिछले दिनों जिस प्रकार से कांग्रेस ने पायलट प्रोजेक्ट ऐसा करके कुछ लाए थे तो समझ में आ रहा था कि कुछ नया करेंगे ये, पर एक शंका ये भी हो रही थी। हम समय समय पे आप लोगों के साथ बैठ रहे थे और जो बाइट्स आ रही थी उसमें हम बोल रहे थे ये बात कि ये कुछ भी करे पर अंततः जो है क्षत्रप पे ही निर्भर रहेंगे। तो उसी तरफ ये कांग्रेस का पूरा ऑब्जर्वेटर का जो एक पूरी एक्सरसाइज थी वो उस तरफ जाती हुई दिख रही है अभी वर्तमान में। हम चाहते हैं कि विपक्ष के नाते कांग्रेस एक मजबूती के साथ में मध्य प्रदेश में रहे, परंतु 42% वोट पे ही सिमट जाते हैं। हम 55-57 तक पहुंच जाते हैं, 54 पहुंच जाते हैं, 57 पहुंच जाते हैं लोकसभा में। तो ये जो अंतर है ये अंतर कार्यपद्धति का है। भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यपद्धति विशिष्ट कार्यपद्धति है, कांग्रेस का इसका उलट जो है कहीं ना कहीं गुटबाजी इनकी नीचे तक है। मेरे उज्जैन कई में अभी नूरी बहन भी बैठी है हमारी, तो ये भी मेरी बात से सहमत होगी कि उज्जैन में जब ऑब्जर्वर आए थे तो घटिया एक हमारी विधानसभा क्षेत्र है, ब्लॉक है घटिया ब्लॉक जी। अब घटिया ब्लॉक में तो खूब लड़ाई झगड़े हुए, 2 गुट आमने सामने हुए कांग्रेस के, FIR तक की स्थितियां बनी, फिर बड़े नेताओं ने समझाया और वो मामला मतलब। तो ये कांग्रेस नीचे से लेके ऊपर तक इस प्रकार छत्रों में बटी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कई बार तो कांग्रेस के नेता स्वीकार करके ये कहते हैं कि यही हमारी ताकत है, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, उनकी ताकत है जो भी है, पर ये कोई सा पायलट प्रोजेक्ट ले आए, कुछ भी ले आए, ये 0 ग्राउंड पे लैंड हो चुके हैं जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में। अब ये टेक ऑफ हो नहीं पा रहे हैं। पायलट आ जाए, ऑब्जर्वर आ जाए, चाहे एक छत्रप भी चले जाए, देखना अब इनकी जब लिस्ट आएगी तो आप हम बैठ के फिर बात करेंगे। वही छत्रपों में बंटवारा हो जाएगा और बंटवारा होकर अपने अपने गुट के हिसाब से अपने अपने जो समर्थक है उन लोगों को ये अध्यक्ष बना देंगे। वास्तविक में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो ये सोच रहे हैं कि राहुल जी ने ऑब्जर्वर भेजे तो अब कुछ भला हो जाएगा, वो फिर उनके साथ में कांग्रेस के नेतृत्व अन्याय करेगा। ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। वास्तविक में कांग्रेस के छत्र बहुत भारी है। इन्होंने जिले बांट रखे, एरिया बांट रखे, कबीले बांट रखे, वहाँ नहीं घुसने देंगे, किसी को नहीं घुस सकते हैं वहाँ पर कोई जी। वो वही चलाएंगे अपनी। नूरी जी, तमाम बातें आपने सुनी, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और चीज़ें बदलनी चाहिए। जो दुष्यंत जी कहते हैं, कांग्रेस के लिए अगर मैं मानूं कि ये चीज़ों में कहीं कोई दम है तो हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब चीज़ें बदलें, जिससे नूरी खान जो एक युवा नेता हैं, उज्जैन संभाग से आती हैं, वो अपना मुस्तकबिल तलाश पाएँ बहुत उम्मीद से। और जो आपके लीडरान हैं,
तमाम जो लीडर्स हैं वो अपनी पोजीशनिंग देख पाएं, क्योंकि अगर यही सब अटकती रही गाड़ी, फिर आगे बढ़ती रही, क्योंकि 14 महीने का वक्फा छोड़ दें तो बाकी आप 2003 से विपक्ष में ही हैं। जी देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के प्रति आपने अपने जो विचार प्रकट किए उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप कांग्रेस के प्रति ये सोच रखते हैं कि उसमें बदलाव और मजबूती आनी चाहिए। और चूंकि हमें ऐसी भाजपा से सामना करना है जहां पर जो संगठन सृजन अभियान के माध्यम से कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के चयन की एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया की शुरुआत की, जिसमें घंटों तक राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात की, मुलाकात की, और ये पार्टी का आंतरिक मामला भी है। लेकिन राजपाल सिंह सिसोदिया जी जिस तरीके से कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जब मैं उज्जैन से इंदौर तक जाती हूँ तो इंदौर में जो होर्डिंग पोस्टर लगाए जाते हैं वो भाजपा के संगठन की पोल खोलते नजर आते हैं। और वर्तमान में जो इनका प्रदेश अध्यक्ष का जो चयन हुआ है वो किसकी पसंद से हुआ है ये भी नहीं छुपा है। मैं तो राजपाल जी से ये निवेदन करना चाहूंगी कि आपने इतना बड़ा समय कांग्रेस के संगठन पर विचार विमर्श के लिए आपने निकाला, वो समय आप जो प्रदेश का युवा बेरोजगार है उस पर निकालिए। जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। मैं राजपाल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हम दोनों चलें और हम सरकारी स्कूलों का जायजा लें। वहां पर बच्चों की नीचे टाट पट्टी नहीं है और सर पर छत नहीं है। तो ऐसे कई सारे तमाम मुद्दे हैं जहां पर बीजेपी को सोचने की जरूरत है, लेकिन उनका पूरा ध्यान कांग्रेस के संगठन की तरफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने शुरुआत की है, जो आगाज किया है, उसका अंदाजा मेरे भाई को हो चुका है। चलिए, तो उन्होंने भी बात वही कह दी कि बीजेपी में भी मसला तो कई जगह अटकता है, उलझता है, लेकिन उसका जिक्र नहीं होता। एक कमेंट छोटा सा राजपाल जी आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है वो कार्यकर्ता आधारित, एक विचार आधारित कार्यकर्ताओं का राजनीतिक दल है, जिसे हम संगठन परिवार के रूप में कहते हैं। हमारा परिवार है, इसलिए कई बार जब हम परिवार मान के कोई बात करते हैं तो परिवार के विषय परिवार के अंदर बैठ के निपटा लिए जाते हैं। जैसा आप कह रहे हो उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके उलट कांग्रेस जो है आंदोलन की पार्टी है, जैसा आपने कहा, और आंदोलन के साथ साथ में लीडर बेस्ड पार्टी है। बट दुर्भाग्य कांग्रेस का है कि आज कांग्रेस लीडर लेस से, कांग्रेस में लीडर का क्राइसिस है, इसीलिए आज मध्य प्रदेश से शून्य संख्या सांसदों की होने का काम होता है। अपमान करते हैं तो ये उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। मेरे पास ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर इनके जिला अध्यक्ष बलात्कार जैसे मामलों में लिप्त हैं, पर ये परिवार मानते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को बर्खास्त भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अनुशासन जो है वो बीजेपी को लाना चाहिए और ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए। अनुशासन आप दोनों के लिए बहुत जरूरी है, और जो भी कोई ऐसा पदाधिकारी या कार्यकर्ता है जिस पर आरोप है और गंभीर आरोप है, उस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये भारी चीज़ है। और चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाला तो देख ही रहा है, लेकिन नीचे वाला मतदाता जो है वो भी बहुत सजग और सतर्क है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं गलतियां कांग्रेस से कुछ ना कुछ हुई होंगी, तभी वो इतना लंबा सफ़र विपक्ष के तौर पर मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही है। लेकिन आगे के लिए संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, और उसे ये समझना होगा कि वो चूक कहाँ है। दिनेश जी, यही सबसे बड़ा सवाल है कि वो गलती, वो चूक हो कहाँ रही है। अब तक तो यही माना जाता है कि बड़े नेताओं के प्रभाव की वजह से ये चूक होती थी, कि जिसमें नाकाबिल व्यक्ति चुनकर सामने आ जाता था, काबिल पीछे चला जाता था। लेकिन अब ये चीज़ बड़ी उलझ इसलिए चली जाती है क्योंकि जब दिल्ली दरबार पहुंचता है मसला, तो वहाँ से भी बहुत न्यायप्रियता नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं DK शिव कुमार और सिद्धारमैया, अब क्या ये 5 साल खिंचेगा? यही छत्तीसगढ़ में हुआ, यही राजस्थान में हुआ, यही मध्य प्रदेश में हुआ, जो सरकार गिर गई। देखिए, कांग्रेस में ही तो ऐसे नेता हैं ना कि जिनका खुद का जनाधार है। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया जाते हैं तो कांग्रेस को फर्क पड़ता है ना जी, क्योंकि वो अपने साथ एक समर्थकों की फौज लेके जाते हैं, वो अपने साथ एक वोट बैंक लेके जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कितने नेता होंगे जो इस दमखम के साथ किसी दूसरे दल में चले जाएं और वोट बैंक भी ले जाएं, क्योंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है। तो कार्डर बेस्ड पार्टी में तो ये होता नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो है इस तरह के उदाहरण कम मिलेंगे। आप 2005 का उदाहरण हमारे सामने है। हाँ, 2005 का है।
तो ऐसे ही देखिए, आप कांग्रेस पार्टी में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आप जैसे जो बात हो रही है कि दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि गुना, राजगढ़, आप तो ये बताइए उस इलाके में और कौन सा नेता है जिसकी चल जाए? एक अल्टरनेट उस पर देखें कि कोई ये दावेदारी कर रहा हो कि वो दिग्विजय सिंह विरोधी है और वो वहाँ जिलाध्यक्ष बनना चाहता है। ये बड़ा पॉइंट। हाँ, तो आप देखिए ना, जब पूरा संभाग खाली हो गया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जाने के बाद, और वहाँ फिर सृजन हो, फिर भी कोई मिल जाए कांग्रेस का कार्यकर्ता, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि हम खत्म हो गए हैं, फिर भी 42% है। उस 42% के बाद यदि वो रिवाइव करके 45 पर आ गए या 40 पर चले गए, तो उनकी वही उपलब्धि है। क्योंकि हाँ, तो ये देखिए ना कि मध्य प्रदेश में 2 दल हैं, आप किसी भी करिए, इसके बाद भी कांग्रेस का वोट बैंक 42 है, इसका मतलब वो अभी भी अपनी संभावना देख रही है और उसी में सृजन की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है, और यही वो उम्मीद की किरण है जो कांग्रेस को हर चुनाव में बहुत उम्मीद से चुनाव के मुहाने तक ले जाती है कि नहीं, हम चुके हुए नहीं हैं, हम रीत नहीं गया है हमारा घट, हम खाली घड़ा नहीं है, अभी भी हमारे बीच में 40% 42% पानी भरा है, जिसको हमको सिर्फ 6-7% और भरना है, तो हम एक बहुत आइडियल पोजीशनिंग में आ जाएंगे। यही वो क्षण है राजपाल जी जिससे आपको भी सावधान रहना है, क्योंकि आपने विधानसभा का चुनाव बहुत ताकत से लड़ा और आप बहुत अच्छे वोट प्रतिशत से 48%, 49% तक आ गए। लोकसभा में आपने इसको 10% करीब और बढ़ा लिया, लेकिन अब चुनौती, क्योंकि आप सैचुरेशन तक पहुंच चुके हैं, अब या तो उसको आगे बढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज है जो बहुत नामुमकिन दिखता है, और पीछे गए तो कांग्रेस को जगह मिलेगी। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुकाम तक पहुंची है तो हमने एक विश्वास अर्जित किया है मतदाता के मन में। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमने जो पार्टी की स्थापना के समय जो बातें कही थी, उन बातों पे जब सरकार में आते हैं तो उनको, भले उसमें हमको 35 साल लग गए, 6 अप्रैल 1980 को जो बात कही थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तो उसको बनाते बनाते हमको भले 24 में आ गया, पर हमने बनाया। हमने कहा था 370 हटाएंगे, कब कहा था? 6 अप्रैल 1980 को मुंबई के अधिवेशन में कहा था, पर जब हम सरकार में आते हैं तो उसको, तो ये हमारी कथनी और करनी का अंतर नहीं होने की वजह से आज मतदाताओं ने हम पर विश्वास किया है। अब हम सेचुरेशन की स्थिति में नहीं है, हम जन कल्याणकारी योजना, विशेष करके जो दीनदयाल जी का अंत्योदय, जिसको हमने गरीब कल्याण के रूप में मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास के साथ लागू करा देश में, एक हितग्राहियों का बड़ा समूह है। उन समूह को भी हमने, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, हितग्राही बना के आज हमने उनको हमारा समर्थक बना लिया है। कल वो मतदान के समय पे हमारे कार्यकर्ता के रूप में मिलेंगे आपको, और निश्चित तौर पर जब हमारा इतना बड़ा एक कैडर और बढ़ रहा है जो हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित लोग हैं, आज लाडली बहना का उदाहरण है मध्य प्रदेश का, पूरे देश के अंदर हमने उस उदाहरण को एक नजीर के रूप में पेश करने का काम किया है कि किस प्रकार से हितग्राहियों को भी पार्टी से जोड़ा जा सकता है, विचारधारा से जोड़ा जा सकता है, सरकार बनाने में सहयोगी बनाया जा सकता है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस जब आएगी तब तक बहुत पीछे छूट जाएगी कांग्रेस, ऐसा मुझे विश्वास है। नूरी जी, ये बात सही है कि ये जो मॉडल है बीजेपी का कि हितग्राहियों को एक तरह से कार्यकर्ता में आप बदल दीजिए, बेनिफिशरीज जो हैं, आज लाडली बहनाओं को इंतज़ार है कि वो कब उनकी राशि आएगी, और अब रक्षाबंधन पर बढ़ी हुई राशि आएगी। तो कैसे देखती हैं आप? चुनौती बहुत है, एक कार्डर बेस्ड पार्टी ये बात कह रही है। पश्चिम बंगाल में इसी मॉडल को लेकर कहा जाता है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ज्योति बसु ने 25 साल शासन किया था, क्योंकि उन्होंने भी हितग्राहियों को कार्यकर्ता में परिवर्तित कर दिया था। जी देखिए, राजपाल सिंह जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाजपा की कथनी और करनी एक है। 2.5 करोड़ रोजगार जो युवाओं को प्रदेश में नहीं मिले हैं, और अगर मैं कर्जा माफी की बात करती हूँ तो कांग्रेस पार्टी ने 74,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ किया था। आज किसानों को खाद बीज नहीं मिल रहा है, मूंग की खरीदी भी एमएसपी पे नहीं हो पा रही है, और जो स्टोरेज है हमारे खाद्य भंडारण गृह है, वहां पर हजारों क्विंटल अनाज जो है किसानों का वो बर्बाद हो चुका है। ये लाडली बहना की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की लाडली बहनाएं सुरक्षित नहीं है। हर मिनट एक गैंग रेप की घटना यहाँ पर नजर आ रही है, सुनाई दिया जा रहा है। हम अखबार के पन्ने पलटते हैं तो हर पन्ना यहाँ की बहन बेटी के बलात्कार और खून से सना हुआ होता है। तो ये
क्या कथनी और करनी की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ देश को नफरतों में और प्रदेश को नफरतों में डालने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि प्रदेश के कितने युवाओं को रोजगार दिया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि उज्जैन में जो शिप्रा है मोक्षदायिनी, उसमें आज भी 16 गंदे नाले मिल रहे हैं। नर्मदा शिप्रा लिंक योजना का क्या हुआ। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जो रोजगार कार्यालय हैं, उनके दफ्तरों में जाकर अगर तलाश करें कि पिछले 3 सालों में कितने युवाओं को नौकरी मिली, तो जवाब आएगा कि 350 युवाओं को नौकरी मिली। तो ये सिर्फ इन्होंने देश की और प्रदेश की जनता के सामने झूठ परोसा। सत्ता में आए, आज अवैध उत्खनन किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं, और ये नशा मुक्ति के नाम पर आप शहर के बाहर जाएंगे तो आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जिनके कर्ता धर्ता भी ये स्वयं हैं। तो ये सीधी सी बात है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। प्रदेश की बेटियां जो हैं वो न्याय मांग रही हैं, सम्मान मांग रही हैं। आप 250 रुपए उन्हें देना चाहते हैं रक्षाबंधन के पर्व पर। रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा दे दीजिए। जी प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे वक्त कम है नूरी जी। किसानों को खाद बीज दे दीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, लेकिन इसके साथ ही विपक्ष के नाते ये आपका अधिकार है नूरी जी कि आप सरकार की तथाकथित जो कमजोरियां हैं, खामियां हैं, उनकी तरफ आप ध्यान खींचें। लेकिन आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पात्रता परीक्षा में एक निश्चित पात्रता के लिए जो ज़रूरी अंक हैं वो नहीं ले रहा है, तो आपको अपने होमवर्क पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए। यानी नूरी जी को अंदर पार्टी के भीतर हम समझते हैं कि इस मंच पर आप वो बातें नहीं कह सकती हैं, लेकिन जहां आप वो बातें, आप और आप जैसे सैकड़ों सीनियर कार्यकर्ता अपनी बात कहें कि चयन अच्छा रखिए, हम अच्छे हैं तो हमें चुनिए, नहीं तो हम 5 साल और इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन आप जो भी जिला अध्यक्ष चुने, जो भी आप विधायक के लिए प्रत्याशी चुने, वो एक नंबर चुनिए जिसमें जीत की संभावना हो, जो सांगठनिक क्षमता को जानता हो। मैं आऊंगा आपकी तरफ, छोटा अगर वक्त रहा तो। शरद जी, आपकी इस बात को मैं पूरा मुकम्मल कर दूं। मैं आपकी इस टीवी चैनल के माध्यम से भी जो राहुल गांधी की मंशा है वो मैं बेबाक तरीके से कह सकती हूँ कि जो परफॉर्मेंस के आधार पर जो प्रारूप तैयार किया गया है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति उसी प्रारूप के अनुसार होना चाहिए, और तभी जाकर हम अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा कांग्रेस के लिए। कोई परहेज नहीं है जी, कांग्रेस के लिए भी और आप सभी के लिए भी। दिनेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। नहीं, देखिए, कांग्रेस में ये बड़ा मुश्किल होता है कहीं भी कि वो आप ऐसा कोई व्यक्ति ले आए जो सबके बीच संतुलन बना ले। ऐसा हो ही नहीं सकता कांग्रेस के भीतर, क्योंकि जो लोग डेवलप होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी के सहारे होते हैं। और कांग्रेस को हम भाजपा के चश्मे से ना देखें कि भाजपा कैसी है। कांग्रेस जैसी है वैसी रहेगी। जिलाध्यक्ष कोई भी बनाइए, अल्टीमेटली जब टिकट की बारी आएगी तो नेता एक ऐसा नाम देंगे जो वो हार जाएगी। तो उनके अंदर जब तक खुद का ये नहीं होगा कि हम ये जिम्मेदारी लें कि कांग्रेस को मजबूत करना, तब तक कोई उससे, इन सब चीज़ों से, आप जिलाध्यक्ष बनाने से क्या होगा। अल्टीमेटली आप जब सरकार बनाने की स्थिति में हो तब महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आपने सही बात कही। और अक्सर प्रेमचंद जी का जो कथा सम्राट माने जाते हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया में, उनकी पंच परमेश्वर कहानी का एक बड़ा स्टेटमेंट मुझे याद आता है जो कांग्रेस को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो अंतरात्मा तक जाता है। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। बीजेपी में ईमान की बात सुनने वाले कुछ निष्पक्ष लोग हैं, वो संघ से आते हैं या संघ ने बीजेपी में ऐसे प्रत्यारोपित किए हैं कि चाह कर भी राजनीति की तासीर इन चंद लोगों को, हो सकता है वो मुट्ठी भर हो, उन मुट्ठी भर लोगों को वो अभी तक ईमान की बात कहने से रोक नहीं पाई है। कांग्रेस में भी ऐसे लोग मुट्ठी भर नहीं, भर भर के होते थे, थैली भर भर के। लेकिन 50 के बाद 60 के दशक तक कुछ परंपरा रही और 70 से लेकर 2010-15 तक ये इतनी बुरी तरह नष्ट हुई कि सिर्फ बिगाड़ की बात करने वाले हो गए, ईमान की बात करने वाले नहीं। तो जिस दिन ये ईमान की बात कांग्रेस सीख लेगी, उस दिन कांग्रेस अपना परचम भी फहरा लेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और आगे देखिए अफसरनामा में उत्तर प्रदेश काडर के सीनियर IAS अधिकारी डॉक्टर हीरालाल जी से बातचीत, जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के सचिव हैं और ऐसे पितृभक्त पुत्र हैं जिन्होंने अपने गांव में अपने पिता की स्मृति में
मंदिर बनवाया है जहाँ प्रतिदिन उनकी आरती होती है, उनका पूजन होता है। तो देखिए खास बातचीत डॉक्टर हीरा लाल से अब सुना। नमस्कार।